आपके ये कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सा है जो आपका एसे टाइप टेस्ट में आता है। किसमें आता है? आपका एसे टाइप टेस्ट में आता है। क्या आपका वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, या फिर आपका ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है? इनमें से क्या है जो आपके एसे टाइप यानी कि जो निबंध टाइप जो टेस्ट होते हैं उसके अंतर्गत आता है? आपका वस्तुनिष्ठ आता है, आपका मौखिक परीक्षण आता है, विषय परीक्षण आता है, या फिर प्रदर्शन? कौन सा आता है इसका? सब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखो एसे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसे टाइप में बात कर रहे हैं। तो एसे टाइप में हमारे कौन से आते हैं? मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे जो टेस्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा ओरल टेस्ट, दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, जिससे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। पहला हमारा हो गया ओरल टेस्ट, दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, और तीसरा होता है हमारा रिटन टेस्ट। जो हमारे स्किल से रिलेटेड है, जो भी टेस्ट हमारे स्किल से रिलेटेड होते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। अब हमने क्या किया, जो हमारा रिटन टेस्ट है हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इसको 2 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक के नाम हमने क्या दिया? एक का नाम हमने दिया इसका ऑब्जेक्टिव, और दूसरे का नाम दिया हमने सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके कौन कौन से हैं? अगर बात करें, सॉरी एक मिनट, ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स हो गया, आपका फिल द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके मैचिंग हो गए, और भी आता है आपका बाइनरी सिस्टम वगैरह आता है। ये हमारे किस में होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में हमारे कौन से आते हैं? आपका एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ड्रॉ हो गया। यानी जो आपके एसे टाइप है, यानी कि जो आपके एसे टाइप है, जो निबंध टाइप है, आपके किस में आएंगे? सब्जेक्टिव में आएंगे। जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया, या फिर आपके ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ये किस में आते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये कह रहा है हमारा एसे टाइप। तो एसे टाइप हमारा कौन सा होता है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? हाँ सर, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। हाँ, तो इसका हो जाएगा हाँ, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट इसमें? यस सर, क्लियर हो गया। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये कह रहा हूँ, जब भी हम क्लास में चाहे कई भी जो टेस्ट शब्द आपके सामने आता है, ठीक है, जब आपके सामने टेस्ट शब्द आता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है? तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हमारे क्या क्या कह रहा हूँ। पहला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा लर्नर है उसके हम अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। किसकी चेक करते हैं? उसके अंडरस्टैंडिंग को, कि क्या वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ पा रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तभी तो हम लास्ट में टेस्ट लेते हैं कि जो हमने पढ़ाया, जो लर्नर है उसने समझा या नहीं समझा। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट में टेस्ट लेते हैं। तो बिल्कुल ही हमारा सही पॉइंट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा हूँ, जो आपका लर्नर है, क्या है? जो आपका लर्नर है वो आपको क्या करना, क्या करता हो, उसको आप क्या करते हो? एक तरह से आप उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी टेस्ट लेते हो। सपोज करो आपने टेस्ट लिया, उसका एक तरह से अच्छा नंबर आया, ठीक है, आपने उसका टेस्ट लिया, अच्छा नंबर आया, तो फिर एक तरह से अपना एफर्ट दोबारा दिखाएगा वो, फिर दोबारा वो एक तरह से क्या करेगा, वो दोबारा अपना अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेगा। और तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हमें? तीसरा पॉइंट हमें ये कह रहा कि कोई भी लर्नर है उसके वीक पॉइंट को पता करने के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं तो कुछ बच्चों को अच्छे नंबर आते हैं, कुछ बच्चों को क्या होता है, नंबर कहीं ना कहीं कम आते हैं। तो हम टेस्ट लेने के भी रीजन होता है कि कुछ बच्चों की क्या कमियां हैं, उनके अंदर क्या वीकनेस है, इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 66 नंबर की कह रहा है कि जो हम टेस्ट लेते हैं इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा? फिर ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा इसका? फिर डी। तो इसका हो जाएगा हमारा डी। मैंने चारों रीजन आपको बता दिया। हमें चेक करने के लिए लेते हैं जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने पढ़ाया वो ट्रेनिंग को अच्छे से समझ में आया नहीं आया, ये चेक करने के लिए भी करते हैं। और हम चेक करने के लिए कहते हैं उसको प्रोत्साहित हमने किया, एक तरह से और आगे मोटिवेट होगा और भी काम करेगा। और कुछ बच्चे क्लास में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े से वीकनेस होते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि क्लास के जो बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे क्लास में एक तरह से इंटेलिजेंट नहीं है, उनका वीक पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट को ठीक से वो समझ नहीं रहे हैं। तो टेस्ट लेने का सारा पर्पज हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, इसमें अभी मैंने आपको दिखाया, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसमें से आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है? ये क्या कह रहा? आपका वस्तुनिष्ठ
टेस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, अभी मैंने बताया आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव है आपका, ट्रू फॉल्स आपका ऑब्जेक्टिव है, मैचिंग आपका ऑब्जेक्टिव है, पर एक्सप्रेशन टाइप ये किसमें आता है हमारा, ये हमारा आता है किसमें, सब्जेक्टिव टेस्ट में। किसमें आता सब्जेक्टिव में है, आता सब्जेक्टिव है, टेस्ट में। सब्जेक्टिव। तो इसका ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा, तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि जो भी हमारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उनके पीछे क्या रीजन होता है, ठीक है, उनके क्या रीजन होता है, म्यूट करके रखो, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ये कह रहा है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनका रीजन इनमें से क्या है। तो क्या आप मशीन पर काम कर रहे हो, बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो, तो क्या यहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये भाई ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा हूँ, दूसरा कि आप मशीन पे काम कर रहे हो तो आपने जितने भी सेफ्टी रूल है आप सभी सेफ्टी रूल का यूज करके काम कर रहे हो, तो ये तो भाई एक्सीडेंट यहाँ से नहीं हो सकता आपका। तो ये भी ऑप्शन होगा सर। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब सी देखते हैं, सी में क्या कह रहा है आपका। सी में आपका ये कह रहा है कि आप मशीनों पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप मशीन पे काम कर रहे हो, काम करते समय सुरक्षा साज सामानों का उपयोग कर रहे हैं, जो भी उसके लिए आप जितने भी ऑपरेटर्स है, एक तरह से चश्मा लगा रहे हो, एक तरह से जूते पहन के कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हो, तो इससे भी आपका एक्सीडेंट होने की चांस बहुत कम है। पर अगर काम आपने जल्दीबाजी से करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, यानी कि आपका काम जो 2 घंटे का है, अगर आप चाहते हो उस काम को आप 1 घंटे में निपटा दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट आपका हो जाएगा और आपको चोट लेने के चांस आपके यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आपका बताया गया, प्रेम सर ने कई बार इसके बारे में आपको बताया भी होगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो टैक्सोनॉमी है, क्या टैक्सोनॉमी है, यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण का जो एजुकेशनल लर्निंग है, यानी कि जो आपका डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी, यानी कि जो आपका अधिगम का वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो इसको किसने दिया था, किसने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार ये असाइनमेंट में भी दिया जा चुका है आपको। तो टैक्सोनॉमी वाला जो है इसको किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्या बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था, पॉलो ने दिया था, या फिर आपके फ्रेंडरिच ने दिया था, या फिर स्किनर ने दिया था। तो किसने दिया था ये बेंजामिन इसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दिया था, तो ये दिया था आपके बेंजामिन ब्लूम्स ने। किसने दिया था, बेंजामिन ब्लूम्स ने। इन्होंने क्या किया था, 6 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे, 6 लेवल। चलो देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने लेवल दिया था, यहां से थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाएगा और ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये है आपके बेंजामिन ब्लूम्स, ये है आपके पिक्चर आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ से आपको देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है आपके बेंजामिन ब्लूम्स। इन्होंने क्या दिया था आपका, जो ये टैक्सोनॉमी है इन्होंने दिया था, किस नाम से था वो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने भी उसको भी 2 भाग में अलग अलग किया था, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने कब दिया था, 1956 में दिया था। कब दिया था उन्होंने, 1956 में। फिर इसका एक रिवाइज आया था, इनके एक स्टूडेंट ने 2001 में इसको मॉडिफाई करके दोबारा बनाया था। जो पहला था ये किस पर बेस्ड था, ये आपके नाउन पे था, पर जो दोबारा आपका रिवाइज्ड बना ये आपका किस पे आधारित था, ये आपके वर्ब पे आधारित था। किस पे था, वर्ब पे। तो इसमें क्या था, इसको कुछ मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद क्या हुआ, जो आपका सिंथेसिस था वो आपके सेकेंड राउंड में इसको हटा दिया गया और उसको मॉडिफाई करके किस नाम से दिया गया, यहाँ पे क्रिएट के नाम से। और यहाँ पे जो आपका इवोल्यूशन था तो यहाँ पे ये लास्ट में था, 1956 वाले में कहाँ पर था, बिल्कुल लास्ट में था। पर इसको न्यू वाले में कहां पे कर दिया, सेकंड लास्ट में कर दिया गया। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो पुराना वर्जन था उसको मॉडिफाई करके हमने नया डेवलप कर दिया, जिससे हमारा जो एजुकेशनल लर्निंग है ये बेस्ट हो गया और अच्छे तरीके से हो गया। अगर बात करें जो हमारा 1956 बना था, तो जो हमारा टैक्सोनॉमी है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा क्या था, पहला हमने एक नाम दिया था उसका कॉग्निटिव स्किल, दूसरा नाम दिया था हमने अफेक्टिव स्किल, और तीसरा था हमारा साइकोमोटर स्किल। यानी जो पहला था आपका 1956 बनाया गया था ये आपके कॉग्निटिव स्किल से था, यानी आपके नॉलेज से रिलेटेड था। पर जो आपका 2001 में आया ये आप में तीनों बेस्ट पे थे। इसमें आपका कॉग्निटिव पे भी फोकस किया गया था, इसमें आपके अफेक्टिव पे भी फोकस किया गया था, और इसमें आपके साइकोमोटर लर्निंग पे भी फोकस किया गया था इसमें। तो यहाँ तक किसी को डाउट, आंसर? यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा।
ये देखो, ये कब बनाया गया था? ओरिजिनल टैक्सोनॉमी ये बनाया गया था 1956 में, फिर इसको रिवाइज कब किया गया था? 2001 में। इसमें नाम आपके ये वाले थे और इसके नाम ये थे। साइंटिस्ट ने आपका ये कहा, इन्होंने क्या किया, इस पूरे मॉडल को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया। एक को उन्होंने बोला लो लेवल और एक को बोला उन्होंने हाई लेवल। उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हो आपकी लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो, क्या हो, बिल्कुल बेस्ट हो, तो आपको हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उन्होंने कहा आप चाहते हो आपकी लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो तो आपको हाई लेवल पे जाना है। पर इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले नीचे के जो स्टेप है आपके 3, इसको पार करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे के 3 स्टेप आपने पार नहीं किए तो आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं नॉलेज क्या है, आपको पता नहीं कंप्रिहेंसिव क्या है, आपको पता नहीं एप्लीकेशन क्या है, तो आप एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मतलब जानने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले नीचे के जो लेवल है इनको आपको पहले प्राप्त कर लेना है। ये प्राप्त करने के बाद आप हाई लेवल पे जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा बेंजामिन ब्लूम्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है इसमें? यहाँ पे देखो, इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं अगले क्वेश्चन में कि जो आप एक तरह से हाउस कीपिंग करते हो, यानी कि आप गृह व्यवस्था करते हो, ठीक है, तो किससे रिलेटेड होता है? किससे रिलेटेड आपका, किससे रिलेटेड होता है? क्या आपके क्लीनेस से होता है, आपके सफाई से होता है, आपके असाइनमेंट से होता है, आपके WIM से होता है, या फिर आपके कम्युनिकेशन से होता है? तो इसका संबंध आपका किससे होता है? आप हाउस कीपिंग कर रहे हो, आप चाहते हो बिल्कुल बेस्ट हो, आपकी सफाई बिल्कुल बेस्ट हो, ठीक, इससे होता है आपका स्वच्छता से होगा, यानी आपकी क्लीनिंगनेस से होगा। किससे होगा? मतलब चाहते हो कि आपका बिल्कुल घर बेस्ट रहे तो आप बिल्कुल क्लीन चलो। असाइनमेंट आपका अलग चीज हो गया, WIM आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, कम्युनिकेशन आप बातचीत करने में आप यूज करते हो, इसका हो जाएगा आपका स्वच्छता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप चाहते हो आपका जिस वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो उसकी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल अच्छे से हो, तो आप वर्कशॉप में क्या चाहते हो? तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी आप चाहते हो वहां पे कोई अगर आग वगैरह लग रहा तो उसके भी आपको उसको बुझाने का तरीका भी पता होना चाहिए। अगर वहां पे किसी को चोट लग गया तो उसके लिए आप एक तरह से दवाई की व्यवस्था भी चाहते हो, और साथ ही साथ जब आप वहां पे काम कर रहे हो तो उससे सेफ्टी जितने भी तरीके हैं वो बोर्ड पे पूरे मेंशन होने चाहिए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ऑल ऑफ दिस, इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपका जो वर्कशॉप है बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये सारे सिस्टम उसमें होने चाहिए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हो। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अगर इसको आप समझ गए तो आप हमेशा जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपका काउंसलर होता है, ठीक है, आपका जो काउंसलर होता है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? तो कोई बताएगा उसके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? देखो यहाँ पे देखो, हाँ थोड़ा सा मैं होना चाहिए, ये होगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट होगा इन दोनों शब्द में। यहाँ पे देखो, दो शब्द यहाँ पे मेंशन है, एक का है आपका सिंपैथिक, दूसरा आपका इम्पैथिक। हमेशा ये डाउटफुल वाले चीज होते हैं, ठीक है। सिंपैथिक का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप पानी में, मानो कोई एक बंदा है पानी में डूब रहा है, क्या हो रहा है? पानी में डूब रहा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम पानी में डूब रहे हो, मैं तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी तकलीफ को, मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ, तो ये आपका सिंपैथिक है। अगर एम्पैथी के बारे में बात करें, कोई दूसरा पर्सन पानी में डूब रहा है, आप उसके पास गए, फिर आपने क्या कहा कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आप उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हो। यहाँ पे देखो, दोनों का मतलब होता है आपका सहानुभूति, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ भी आप सहानुभूति दिखा रहे हो, यहाँ पे भी दिखा रहे हो, पर यहाँ पे क्या है, आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, उसके लिए महसूस कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ उसका दर्द महसूस कर रहे हो। पर एम्पैथिक में क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको एक तरह से हेल्प कर रहे हो, यहाँ भी सहानुभूति दिखा रहे हो, पर कैसे दिखा रहे हो? आप उसकी हेल्प करके दिखा रहे हो। क्या करके दिखा रहे हो? हेल्प करके दिखा रहे हो। चलो मैं एक पिक्चर के साथ आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एक चीज यहाँ पे देखो आपको, हाँ मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में। एक चीज यहाँ पे देखो, ये बंदा है क्या कर रहा है, ये पानी में डूब रहा। तो सिंपैथी आपका क्या कहता है, ओ माय गॉड आप पानी में डूब रहे हो, मुझे आपकी ये फील कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं बहुत आपके लिए तकलीफ में हूँ, मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। ये आपका सिंपैथिक हो गया। पर इम्पैथिक क्या कर रहा कि ओ माय गॉड आप पानी में डूब रहे हो, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पे भी सहानुभूति दिखा रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर रहा, उसके दर्द को महसूस कर रहा बस, पर उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पर यहाँ पे क्या है, उसके दर्द को महसूस तो कर रहा, साथ ही साथ उसको सपोर्ट कर रहा है वो, कि जिससे उसकी हेल्प कर सके। तो काउंसलर क्या करता है, जो उसके पास काउंसलिंग आता है उसको सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है वो। तो उसको इम्पैथी होना चाहिए, उसको सिंपैथिक नहीं होना चाहिए। एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, इससे आपको और बेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और क्लियर चीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पे उसकी फ्रेंड है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी जो मम्मी है, इसका जो लड़का है, इसके ये भावनाओं को ये समझ रही है, क्या कर रही है, इसके भावनाओं को उसके साथ समझ रही है कि इसको क्या, ये क्या बंदा खुश है ये लड़का या खुश नहीं है, इसके साथ इसकी फीलिंग को समझ रही है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसकी फीलिंग को समझ तो रहा है, पर क्या कर रहा, ये इसके लिए तकलीफ हो रहा है, इसके लिए तकलीफ हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो सिंपैथी का मतलब है, ये फोर के लिए है, ये दूसरे पर्सन के लिए है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो आप फीलिंग दिखा रहे हो, जो यहाँ पे आप सहानुभूति दिखा रहे हो, यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन के लिए दिखा रहे हो, फोर के लिए, के लिए। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप सहानुभूति दिखा रहे हो, जो यहाँ पे फीलिंग आप दिखा रहे हो, ये उसके साथ दिखा रहे हो जो अगला पर्सन है। क्लियर है? चलो एक पिक्चर और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपका सिंपैथिक है, ये आपका इम्पैथिक है। सिंपैथिक में क्या है, आप किसी क्या कर रहे हो, दूसरे के लिए, यहाँ पे देखो एक शब्द यूज है फॉर, दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। यानी कि वो जो पानी में डूब रहा था, आप उसके लिए उसका दर्द महसूस कर रहे हो, पर उसकी बचा नहीं रहे हो, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। पर दूसरे में क्या है, आप उसके साथ उसका दर्द महसूस कर रहे हो कि भाई तू पानी में डूब रहा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो ये अंतर होता है सिंपैथिक और इम्पैथिक में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्लियर है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको इम्पैथिक होना चाहिए, उसको दूसरे के लिए सहायता करना है, उसको एक तरह से उसकी फीलिंग को भी समझना है, उसके साथ समझना है, ठीक है, उसके साथ उसको फीलिंग को समझना है और उसकी हेल्प करना, ये होता है हमारा इम्पैथिक। सिंपैथिक में आप उसके लिए उसके लिए आप महसूस कर रहे हो, पर कोई मतलब नहीं है, आप उसको प्रॉब्लम किया, तू पानी में डूब रहा है, मैं तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो ये गुण एक तरह से काउंसलर के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा तत्पर होना चाहिए, जो पर्सन उसके पास है उसकी हेल्प कैसे कर सके वो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, उसके अंदर इम्पैथिक का गुण नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अंदर होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसको जो पर्सन आपको प्रॉब्लम बता रहा है उसको भावनाओं को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी उसके अंदर होना चाहिए, पर जो लास्ट जो फर्स्ट नंबर है ये आपका उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इसमें, जो आपका शॉर्ट एनालिसिस होता है, ठीक है, तो इनमें से छोड़ के कौन सा एलिमेंट शामिल है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, कोई बताएगा इसका पूरा नाम क्या है? हाँ सर, कोई भी? हाँ सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हाँ, तो यहाँ पे आपके सामने आ गया, ये आपका शॉर्ट है। इसको क्या है, एस मतलब हो गया आपकी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है आपकी अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब होता है थ्रेट्स। ठीक है, आपको हर किसी को ये जो होता है ना शॉर्ट एनालिसिस, ये बस बिजनेस में यूज नहीं होता, आप यूज कर सकते हो, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, हर कोई के लाइफ में शॉर्ट एनालिसिस होता है। हर किसी को पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हर किसी को पता है उसकी वीकनेस क्या है, हर किसी को पता है उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी तो अपॉर्चुनिटी को कैसे एक तरह से अपने सेक्शन में कैसे चेंज कर देगा। अगर आपने अपने वीकनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेंथ में, तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप अपना एफर्ट दिखा के, जैसे आपके सामने वैकेंसी आ गई तो आपको पता चल गया ये पॉइंट, ये चैप्टर मेरा वीकनेस है, तो आपने क्या किया, उस चैप्टर को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके सामने आप क्या आ गया, पेपर निकालना, अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप पेपर को निकाल लोगे, और रास्ते में जो भी आपके सामने समस्याएं आएगी उस समस्याओं को आप हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो ये होता है आपका शॉर्ट एनालिसिस। क्लियर है? तो इसमें क्या है, हमने देख लिया, एस मतलब आपका स्ट्रेंथ,
डब्ल्यू मतलब होता है आपका वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट्स, थ्रेट्स भी आपका है, ठीक है, आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो डब्ल्यू मतलब क्या था आपका वीकनेस, ठीक है। तो इसमें से क्या गलत है इसका, कोई बताएगा इसमें से क्या गलत है? हाँ सर। विलिंगनेस ए विंगलेस सर। तो डब्ल्यू मतलब हमारा क्या था, डब्ल्यू मतलब हमारा था वीकनेस, तो यहाँ पे क्या आपका विलिंगनेस है यहाँ पे। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया कि आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं, फिर आगे बढ़े हम। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप क्या करते हो, आप किसी चीज पे, ठीक है, आपके सामने कोई मटेरियल है चाहे कोई भी चीज है, आप उस पर क्या कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा है, डेप्थ यानी गहराई। आप क्या चाहते हो, उस स्टिमुलस पे, उस वस्तु पे, उस स्थिति पे आप चाहते हो बिल्कुल गहराई के साथ फोकस करना चाहते हो। क्या करते हो, गहराई के साथ फोकस करना चाहते हो। तो इसके उसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को चाहे इस तरीकों को आप क्या कहोगे? क्या इसको जांच पड़ताल कहोगे, सामना करना कहोगे, व्याख्या करना कहोगे, या फिर इसको कहोगे स्व प्रकटीकरण? क्या चीज कहोगे इसको? आपके साथ कोई स्टिमुलस है, कोई स्थिति है, आप चाहते हो उस पर गहराई से फोकस करना, तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्या होगा इसका? प्रोबिंग। ठीक है सर, तो ए होगा। हाँ, तो आप चाहते हो उस पर अच्छे से, एक तरह से आप चाहते हो बिल्कुल जांच पड़ताल उस पर ये करना चाहते हो, अच्छे से फोकस करना चाहते हो। तो आप सबसे क्या करोगे, जांच पड़ताल करोगे, प्रोबिंग करोगे। आपको अगर जांच पड़ताल हो गया, उसके जांच पड़ताल कर लिया, तो आप उस पर एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ गया कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें से कौन सी विशेषताएं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज नहीं होना चाहिए? तो क्या चीज है जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए? क्या होगा इसका? सर ए। अभिमान। कोई और बताएगा क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो उसको क्या हो जाएगा, एक तरह से अभिमान का उसके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर उसके पास सेल्फ स्टीम होना चाहिए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है नहीं, तो अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर पाएगा? कहीं ना कहीं एक तरह से डिमोटिवेट हो जाएगा। फिर उसको एक तरह से ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एक तरह से आशावाद होना चाहिए कि आने वाले टाइम में वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं होना चाहिए। तो ये चीज भी उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसको एक तरह से स्टीम भी मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए ना। फिर लास्ट में अभिमान, ये जरूरी नहीं है, उसके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इसमें कि जो आपका लीडर होता है ना, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी इसमें से नहीं होना चाहिए? कि जो लीडर है उसके अंदर इसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? तो लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए इसमें से? प्रेम सर? ए। इंट्रोवर्ट। सर ऑप्शन नंबर ए। तो उसके क्या होना चाहिए, आपका अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए, यानी कि इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, एक दो चीज होता है। अगर वो बंदा अपने आप में खोया रहे, किसी से दूसरे से अगर मतलब नहीं रखेगा ना, तो फिर ऐसा लीडर का क्या फायदा? फिर अपने आप में खोया है, किसी दूसरे से उतना उसे मिलना जुलना है नहीं, दूसरे से बात करना नहीं है, तो इस तरह से लीडरशिप आपके अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो अपने आप को समझे, दूसरों की भावनाओं को समझे, दूसरों को एक तरह प्रेरित करे, दूसरों को मोटिवेट करे, एक तरह से ओपननेस होना चाहिए उसको, ठीक है। एक तरह से क्रिएटिविटी होना चाहिए, दूसरों की एक रचना करना चाहिए, एक तरह से उसको समर्पण करना चाहिए, ये सारे प्रॉपर्टी उसके अंदर होना चाहिए। पर अपने आप में खोए रहे, दूसरों से साथ उसका मिलना जुलना हो ही ना, तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर क्वालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया आपके, एक बाइट में कितने बीट होता है? एक बाइट में कितने बीट होता है? तो कितने बीट होते हैं आपके? क्या होगा इसका? क्या होगा? 8 होते हैं। 8 सर। यार ठीक है, तो एक बाइट में आपके कितने बीट होते हैं आपके? 8 भी। आपके, हाँ, आपके होते हैं 8। अगर ये निबल की बात करते तो निबल कितने होते हैं आपके? 4। ठीक है, 4 हो जाएंगे। हाँ, तो 4 हो जाएंगे। आपसे पूछ लेगा ये कि एक
एक बीट, हाँ एक कितने, हाँ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन सा आपका परमानेंट मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी कौन सा है? रैम होता है, रोम होता है, मेमोरी कार्ड होता है, क्या होता है? परमानेंट मेमोरी जो आपके कंप्यूटर का होता है, क्या चीज होता है वो? सर ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर कंप्यूटर का यार मेमोरी। क्लियर हो? हाँ क्लियर रोम सर। हो जाएगा, सही बी है। होगा रोम। बी होगा, क्या बी। इसका? रैम होगा, रोम होगा, जो भी होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप, इस डायग्राम आपको दिखाया गया। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि रैम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो रैम के किस नाम से जानते हैं हम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा Random रोम होता है access memory, उसको हम इसके read किस only नाम से जानते memory। हैं? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये चीज तो पहले आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फिर इसके अलावा अगर देखें हम कि जो हमारा ये कौन सा हमारा परमानेंट मेमोरी है और कौन सा हमारा टेम्पोररी मेमोरी है, तो यहाँ पे देखो मेंशन है, पूरा मेंशन आपका कि जो आपका रोम होता है इसका पूरा नाम क्या आपका? रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा जो कंप्यूटर का क्या चीज है, ये हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। कैसा होता है हमारा? परमानेंट मेमोरी होता है। जो उसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, उसको परमानेंट क्या करता है, एक तरह से स्टोर कर लेता है। क्या करता है? स्टोर कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे बढ़े? यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, जो आपका टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे, थ्री वे, फोर वे, क्या कैसा चीज है? इनडायरेक्ट कैसा वे है ये आपका? सर टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है। तो जो हमारी टीचिंग और लर्निंग होते हैं ना आपके, ये आपके टू वे होता है। अगर फीडबैक आप नहीं दोगे ना तो ये किसमें चला जाएगा आपका? किसमें चला जाएगा ये? अगर आप फीडबैक नहीं दोगे, वन वे। अगर आप फीडबैक नहीं देते हो, अगर आप कम्युनिकेशन वहां पे पूरा कंप्लीट नहीं करते हो, यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे आपका सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है। आपने मैसेज भेज दिया किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। अगर इसने फीडबैक दी, यदि पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है, यानी ये कैसा आपका टू वे कम्युनिकेशन है। क्या चीज है? टू वे कम्युनिकेशन है। अगर इसने फीडबैक नहीं दिया, यानी कि आप एक तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्लास में, सामने वाला पर्सन कोई फीडबैक नहीं दे रहा, आप अकेले बोले जा रहे हो ना, तो आपका किस में आ जाएगा? वन वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। पर आप अगर पढ़ा रहे हो, सामने वाले फीडबैक दे रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बात हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो जो आपका टीचिंग हो रहा है ये आपका किस में आ जाएगा? टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। अगर आप फीडबैक नहीं देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ये टू वे में नहीं आएगा। फिर यहाँ तक किसी को डाउट? इसके मैं आपको एलिमेंट दिखा देता हूँ। कभी कभी आपसे एलिमेंट वगैरह भी पूछ लेता है। तो ये आपका सेंडर है, ये आपके मैसेज है, ये आप चैनल के माध्यम से कहाँ भेज रहे हो? रिसीवर को भेज रहे हो। फिर इसने क्या किया? यहाँ से आपको फीडबैक दे दिया, यानी पूरा प्रोसेस, ये पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। यानी यहाँ से सिग्नल गया आपका और रिटर्न आपके पास यहाँ पे आ गया, यानी कि जो यहाँ पे आपका मैसेज गया, रिटर्न आपको एक तरह से फीडबैक मिल गया। यानी क्या चीज हुआ यहाँ पे? आपका टू वे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि इनमें से कौन से पैरामीटर जो है आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आते आपके? ए, बी, सी। देखते हैं ये आपका हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 81 है। इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं, क्या जो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं उसके कौन से पैरामीटर इसमें से नहीं है? तो इसमें से कौन सा पैरामीटर उसका नहीं होगा? 81, इसका जवाब बताओ जल्दी, क्या होगा उसका? चलो मैं बता देता हूँ पहले आपकी ये फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन वो होता है कि जो आप क्या करते हो, किसी संस्था वगैरह से लेते हो। क्या करते हो? किसी संस्था से लेते हो। जैसे मैंने स्टे हो गया, किसी कॉलेज वगैरह से आप जो ले रहे हो ना, जो एजुकेशन, ये हमारे किस में आता है? ये हमारा आता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। तो इसका कौन सा एक पैरामीटर नहीं है, तो क्या चीज होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सर। तो इसमें आपसे बताया क्या गया है, मैंने आपको पहले से इसको डेफिनेशन स्टार्टिंग पता चल गया। जब आपको मैं आपको ये बताता नहीं तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। जो एजुकेशन आप किसी संस्था से लेते हो, किसी इंस्टीट्यूट से लेते हो,
जहाँ पे प्रॉपर एक तरह से टाइमिंग डिसाइड होता है कि आप इसी टाइम पे लोगे, एक तरह से पूरा सीक्वेंस में लोगे, तो ये आपका होता है फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड होता है। पर जो एजुकेशन आप अपने फैमिली से लेते हो, अपने घर से लेते हो, किसी दोस्तों से लेते हो, अपने मोहल्ले वालों से लेते हो, वो होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। तो इसमें यह बताया गया आपका कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है वो आपका किस में नहीं आएगा। तो ये जो एजुकेशन आपके, आप समाज के किसी दूसरे सदस्य से प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप समाज के दूसरे सदस्य से प्राप्त करोगे तो हम उसे बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आपका पूरा टाइम होता है, पूरा इसमें सिलेबस होता है, आपका एक पूरा फील्ड होता है और एक संस्थान भी होता है, ये आपका होता है फॉर्मल एजुकेशन। पर आप किसी दूसरे सदस्य से प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप उसी इंस्टीट्यूट के से आपको एजुकेशन लेना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी? ये मैं कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था इसके बारे में। तो दो चीज होता है यहाँ पे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्या होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक दूसरा होता है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे आप हटा दोगे क्या मिनिस्ट्री ऑफ हटा के यहाँ पे अगर लिख दोगे आप क्या नेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी, तो उसका कब हुआ था? उसका हुआ था 15 जुलाई 2015 को। पर यहाँ पे आपसे किससे पूछ रहा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी किसके बारे में पूछ रहा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। और जो मैंने दूसरा बताया आपको नेशनल पॉलिसी, उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय नीति। तो उसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल पॉलिसी की? 15 जुलाई 2015। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 14 नवंबर 2014 को। कब हुआ था? 14 नवंबर 2014। तो इसमें क्या हमारा मेंशन है? 2014। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 2014। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। इसका हो जाएगा आपका 2014। बाकी आपको जो निमी की साइड है उसमें आपको 15 भी मिलेगा, पर आपको हमेशा किसके साथ जाना? 14 के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्टर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? सामान्यतः कौन सा दोष उनके अंदर पाया जाता है? तो क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? क्या हो जाएगा इसका आपका? ये मैं आपका क्या कह रहा हूँ, पहले मैं आपका कह रहा है कि आप जो भी बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देने में बिल्कुल आप सटीक एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक तरह से गलत एग्जाम्पल दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका ये डिफेक्ट है उनके अंदर। दूसरा क्या है आपका कि आप जो एक तरह से लेसन प्लान जो बना रहे हो ना आप, ठीक है, आप जो लेसन प्लान बना रहे हो एक तरह से फेलियर हो जा रहे हो, बार बार उसको सही से आप बना नहीं पा रहे हो, तो ये भी आपका डिफेक्ट है। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में आपका क्या है? तीसरे में आपका ये बताया गया है कि जो आप क्या कर रहे हो, जो उसके अंदर ट्रेनेज है, जो उसके ट्रेनेज उसके अंदर आपके क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके लेवल का क्या कर रहे हो? आप उनका जो लेवल है, उनका क्या स्टैंडर्ड है, आप उनके स्टैंडर्ड के एक तरह से मेजर नहीं कर पा रहे हो, एक तरह से उनका इवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी, सी, डी। क्या हो जाएगा इसका आपका? डी 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 तो होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जो चीज है आपके इसके खराब है, यानी एक तरह से क्या कर रहा है? एग्जाम्पल से नहीं दे पा रहा हो, लेसन प्लान बढ़िया से नहीं बना पा रहा हो, साथ ही साथ क्या कर रहा, आपके साथ एक तरह से जो बिहेवियर कर रहा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका आचरण वगैरह सही नहीं है, और साथ ही साथ लास्ट में क्या है? आपके लेवल की जांच ही नहीं कर पा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। तो सारे डिफेक्ट उसके अंदर पाए गए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 84 क्वेश्चन देखते हो। 84 क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा हूं कि आप इनमें से सबसे क्या करना है? आपको मैच करना है, आप इनको क्या करना है? मिलाना है। तो इसका आप किस तरह से मिलाओगे? पहले का क्या होगा, दूसरे क्या होगा, तीसरे क्या होगा, चौथे क्या होगा? आइडिया लगाओ इसका क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? पहला ऑप्शन गया हम, यहाँ देखते हैं क्या मेंशन आर है, यानी पहला हमारा क्या है? आई आर देखते हैं, आर में यहाँ पे क्या मेंशन है। तो आर यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आर यहाँ पे देखो, आर आपसे क्या कह रहा हूं कि आर आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्या करते हो? आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? प्राप्त सूचना उन्हें तंत्रिका आवेग को एक तरह से आवेग में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल, आप एक तरह से क्या करते हो? इंफॉर्मेशन जो आपको मिलता है उसको एक तरह से क्या करते हो? उसको एक इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया आपने, और रिसीव करने के बाद क्या किया? उसको
यार म्यूट कर लो यार, बहुत आवाज आ रही है। करना है तो सबसे पहले आपका आइज है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि रिसीव इंफॉर्मेशन चेंज देन द नर्व इम्पल्स, यानी कि आप क्या करते हैं, एक तरह से सूचनाओं को क्या कर रहे हो, ये प्राप्त सूचना जिन्हें आप तंत्रिका आवेग में परिवर्तित कर देते हो। आपका पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरे में क्या करता है, दूसरे में क्या मेंशन आपका, दूसरे नंबर पे देखे तो आपका ब्रेन है, क्या है ब्रेन है। ब्रेन में क्या मेंशन है, यहाँ पे पी है। पी में देखते हैं पी में क्या मेंशन है, तो पी हमारा कहाँ पे है, ये मेंशन हमारा पी हमारा ये कह रहा कि क्या इसमें आप ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हो ऑब्जर्व किया आपने, वेरीफाई किया और इसको क्या करते हो डिसाइड कर दिया, आपने एक्शन ले लिया। तो हमारा आंख के काम तो बिल्कुल सही, उसने रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को और रिसीव करने के बाद क्या किया उसने, नर्वस सिस्टम को, नर्व इम्पल्स को क्या तरह से फॉरवर्ड कर दिया। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसको वेरीफाई किया और ये वेरीफाई करने के बाद आगे उसने इस पे एक्शन ले लिया। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, पी है। पी में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, हमारा ये पी है, पी हो गया। लास्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारे लिम्ब, यानी जो हमारे अंग है इनका क्या काम है। अब तीसरा बच्चा हमारे यहाँ पे है, यानी कि जो हमारे मांसपेशियों में जो गति को संभालता है हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्या आपका जो आइज है इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये आपके जो ये इंफॉर्मेशन है उसको इसने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसको चेंज करके कहाँ पे पहुंचा दिया, उसने नर्व को पहुंचा दिया, यानी कि आपकी जो तंत्रिका आवेग है उसमें उसने परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है, आप चीजों को एक तरह से ऑब्जर्व करता है और वेरीफाई करता है, उस पर एक्शन लेता है, ये भी सही है हमारा। तीसरा क्या कह रहा है, आपका जो लिम्ब है, जो भी आप एक तरह से क्या करते हो, आप तीसरा क्या एक तरह से मूवमेंट करते हो, जो भी आप आपके जो मसल है उसका मूवमेंट किस में आता है, आपका लिम्ब में आता है, आपके किस में आता है, अंग में आता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताया गया, इतना लंबा आपको इसमें बताया है इसने, पर आपको अच्छे से समझोगे तो समझ पाओगे। इसमें आपसे ये कह रहा हूं कि आपके सामने क्या है, विचार बहुत है, आपके अंदर क्या है, विचार बहुत है। आप उस विचार पे क्या करते हैं, सोचने की क्षमता। ये कह रहा है कि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। क्या कह रहा है, आपके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज वगैरह है, कोई भी आपके आइडिया है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आपका कोई भी आइडिया है तो उसको सोचने की क्षमता, यानी कि क्या है आपका पावर है, पावर है। साथ ही साथ आपका क्या कह रहा है, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी जो मानसिक लक्षणों को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है, यानी जो हमारी मेंटेलिटी है उसको सब कंट्रोल करता है। तो क्या चीज है, पहला क्या कह रहा, आपके सोचने की क्षमता है। फिर क्या कह रहा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। साथ ही साथ क्या कर रहा, आपके जो मेंटेलिटी है उसके जो भी मेंटेलिटी से रिलेटेड जो भी चीज है उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा। तो ये चीज किसे कहेंगे हम, इसका क्या होगा फिर, कल्पना। नंबर डी। कल्पना करोगे, एब्जॉर्व करोगे, आपको रिकॉग्निशन करोगे, या फिर क्या करोगे, इंटेलिजेंस करोगे। आप क्या करोगे, तो आपकी जो बुद्धि होती है ना, हर किसी का आईक्यू लेवल होता है, क्या होता है आईक्यू लेवल हर किसी का अलग अलग होता है। हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है, सबका पावर अलग है और सब अपने अपने, आपके सामने 10 सिचुएशन है, हर किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सब अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, इसलिए सबकी मेंटेलिटी क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। ये क्या चीज होता है, आपकी बुद्धि, बुद्धिमत्ता जो होता है, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैडम की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है इसमें कि इसमें से अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि आपके जो सीखने के जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा सिद्धांत ये कहता है सेटिस्फेक्शन के बराबर है। एनालॉजी किसके समान है, वो सेटिस्फेक्शन के, यानी संतुष्टि के समान है। तो कौन सा नियम है आपका, पर्पज का नियम है, इफेक्ट का नियम है, इम्पैक्ट का नियम है, या फिर एडिडेंस का नियम है, कौन सा है इसका? चलो मैं इसको एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे ये मेंशन है जो लॉ ऑफ लर्निंग में क्या है, यहाँ पे देखो प्रभाव का नियम। प्रभाव को नियम को हम किस नाम से जानते हैं, इसके 2-3 नाम आपके और है। पहला क्या आपका लाइक डिसलाइक, पसंद और नापसंद का नियम। हम इसको प्लेजर और पेन के नियम से भी जानते हैं, यानी कि आनंद और पीड़ा के नाम से जानते हैं। हम इसको सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी संतुष्ट और असंतोष के भी नाम से जानते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ लर्निंग है,
जो सेटिस्फेक्शन के समान है। तो कौन सा नियम आपका? इफेक्ट का नियम। हम इफेक्ट के नियम को हम क्या बोलते हैं? संतुष्ट के नियम से भी जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका इफेक्ट का नियम यानी प्रभाव का नियम। क्लियर है यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है सर। कुछ सर बहुत हो गया, अभी फिर अगली क्लास में यार लगातार कौन बैठेगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे ये कह रहा कि आप क्या करते हो? स्टीम। क्या करते हो? स्टीम यानी प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान, उपलब्धि और स्वच्छता जैसे आंतरिक कारक से संबंधित है। तो ये चीज आपका किस में आता है? तो हमने जो पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था वहां पे? मोटिवेशन ऑफ थ्योरी। तो उसमें आपका था ये चाहिए किसमें आता है? आप यहाँ किसके बात कर रहे हो? स्टीम के बारे में। आप अपने मान सम्मान के बारे में बात कर रहे हो, तो आपका किसमें आएगा? आपका स्टीम नीड्स में आएगा। किसमें आएगा? आपका स्टीम नीड्स में। आप इसमें आप किसके बारे में सोचते हो? आपका मान सम्मान हो। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक, किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। इसने कहा था 5 नीड्स होता है आपकी। एक होता है आपके बेसिक नीड्स, उसके बाद आपके सेफ्टी नीड, तीसरा आपका बिलोंगिंग या फिर सोशल नीड्स, 4 आपकी, चौथी स्ट्रीम है आपकी स्टीम नीड्स। आप यहाँ पे अपने मान सम्मान के बारे में सोचते हो कि आपका मान सम्मान होना चाहिए। आपको एक तरह से आप कोई टारगेट है, आप उसको पूरा करोगे। आपके समाज में एक बेस्ट, उसके जो समाज में आप रहते हो, तो समाज में एक अलग से आपकी इमेज बने। तो यह होता है आपका स्टीम नीड्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है चलो सर। क्लियर है। हाँ, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा स्टीम नीड्स। क्लियर है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आ रही है भाई, सबको इनवाइट है।